हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFA मॉड्यूल सी का यूनिट 17 जो कि है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी रिस्क होगा वहाँ पे उसे मैनेज करने की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ट्रेजरी ट्रांजैक्शन में जो भी रिस्क अराइज होते हैं उसको किस तरीके से बैंक या ट्रेजरी जो है वो मैनेज करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो सबसे पहला है सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेजरी। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट दो रीज़न है वो है, पहला तो है कि जो नेचर ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटी है। ट्रेजरी एक्टिविटी का नेचर क्या है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी और मार्केट रिस्क को बेयर करके जो भी प्रॉफिट जनरेट किया जाता है वो हमारा एक रीज़न हो गया ट्रेजरी रिस्क का। और दूसरा हो गया कि ट्रेजरी जो है वो बैलेंस शीट मैनेजमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ट्रेजरी रिस्क के लिए कंसर्न क्यों ज़रूरी है? एक तो ट्रेजरी जो है वहाँ पे हमें बहुत ही लो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, और अगर वहाँ पे एक्सचेंज रेट में अगर कोई एडवर्स मूवमेंट हो जाए तो उसके चलते बैंकों को लॉस बियर करना पड़ सकता है। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो लार्ज साइज के ट्रांजैक्शन होते हैं, और जैसे कि ट्रेजरी में जो सिंगल ट्रांजैक्शन का वैल्यू जो है वो रेंज करता है 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ या उससे भी ज़्यादा। तो अगर ट्रेजरर जो है वो जजमेंट में अगर कोई गलती कर दे तो बैंकों को इसके बदले में काफ़ी भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। तीसरा फैक्टर है कि जो भी ट्रेजरी बिजनेस में अगर लॉस अराइज हो, इवन अगर ये छोटे टर्म के लिए भी हो, तो उसको ट्रेजरी को इमीडिएट जो है मटेरियलाइज करना पड़ता है। और एक बार अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो जाए तो ये इररिवोकेबल होता है, क्योंकि इसमें कोई भी फर्दर करेक्टिव एक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। अभी ट्रेजरी में जो सोर्स ऑफ रिस्क है वो क्या है? ट्रेजरी जो है फ्रेंड्स वो मेनली मार्केट से लिंक्ड होता है। तो जो भी मार्केट प्राइस ऑफ करेंसी या सिक्योरिटी जिसमें कि ट्रेजरी डील कर रही है उसमें अगर किसी भी तरीके का वेरिएशन हो तो बैंकों को जो है रिस्क बेयर करना पड़ सकता है। इसीलिए ट्रेजरी में जो रिस्क होगा उसको मेनली हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क जो है वो वेरिएबिलिटी ऑफ प्राइस में अगर कोई वेरिएशन देखने को मिले, ये अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो इस तरीके के वेरिएशन को हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं। तो अगर ये करेंसी के केस में है तो इसको हम लोग वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट कहेंगे, और अगर ये सिक्योरिटीज के केस में हो तो इसको हम लोग वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट बोलेंगे। और सिक्योरिटी का जो प्राइस होता है और इंटरेस्ट रेट होता है ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होता है। मार्केट रिस्क के अलावा ट्रेजरी को फंडिंग या लिक्विडिटी रिस्क जो है वो भी बेयर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फंड की सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेजरी जो है अगर उसको कोई भी फंडिंग गैप है तो उसको ब्रिज करना पड़ेगा, और वो उसको किस तरीके से ब्रिज करेगा? ये किसी भी बैंक से या मार्केट से शॉर्ट नोटिस पे जो है फंड बोरो करेगा ताकि वो गैप को जो है ब्रिज कर सके। अगर लिक्विडिटी जो है वो सही से मेंटेन ना हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है। लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट जो है वो एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन इनमें जो रिस्क अराइज होगा फ्रेंड्स उसको सेपरेटली डील किया जाएगा। और एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जो है ये क्लोजली कनेक्टेड होता है मार्केट रिस्क से, क्योंकि ट्रेजरी जो है वो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, तो इसलिए ALM में भी मार्केट रिस्क जो है वो एसोसिएटेड होगा। ट्रेजरी रिस्क आर प्राइमरली मैनेज्ड बाय कन्वेंशनल कंट्रोल एंड सुपरवाइजरी मेजर्स। फ्रेंड्स, ट्रेजरी रिस्क जो है पहले कन्वेंशनल कंट्रोल और सुपरवाइजरी मेजर्स के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता था या मैनेज किया जाता था, जिसको मेनली जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या है वो 3 पार्ट? पहला तो है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, दूसरा है एक्सपोजर सीलिंग, और तीसरा है लिमिट ऑन ट्रेडिंग पोजीशंस एंड स्टॉप लॉस लिमिट। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे ये तीनों मेथड्स। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल में क्या है कि इनका काम होता था, जो हमारे ट्रेजरी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला है फ्रंट ऑफिस,
बैक ऑफिस और मिड ऑफिस। तो इन तीनों ऑफिसेस का काम होता है कि वो जो भी ट्रेजरी के ट्रांजैक्शन है, मेंटेनेंस है, उसको चेक करना और सिस्टम के साथ बैलेंस करना। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस का काम क्या है? फ्रंट ऑफिस जो है वो डील जनरेट करेगी काउंटर पार्टी बैंक्स के साथ, जिसमें कि नॉर्मली परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज, लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑपरेशन जो है वो इनिशिएट करेगी। और ये किसके बिहाफ में करेगी? अगर ये बैंक के बिहाफ में कर रही है तो वो उसके ट्रेडिंग बुक में इंटर होगा, और अगर क्लाइंट के बिहाफ में कर रही है तो मर्चेंट बुक में होगा, और अगर बैंक के किसी इंटरनल रिक्वायरमेंट के लिए कर रही है। ट्रेजरी जो है मे ऑल्सो बाई एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स रिटेल क्लाइंट्स। रिटेल क्लाइंट्स के बिहाफ में भी ये सिक्योरिटीज को बाई और सेल कर सकती है। फ्रंट ऑफिस जो है उसको कौन हेड करेगा? चीफ डीलर, जिसको कि अदर डीलर असिस्ट करेंगे। लार्जर बैंक्स में जो ये डीलर्स हैं वो अलग अलग स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए स्पेशलाइज किए हुए रहते हैं, जैसे कॉर्पोरेट डीलर्स, क्रॉस करेंसी डीलर्स, इक्विटी ट्रेडर्स। फिर नेक्स्ट है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का काम क्या है? बैक ऑफिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ट्रांजैक्शन या डील को कंफर्म करने में, अकाउंटिंग में और सेटलमेंट में। ये जो है इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन ऑब्टेन करती है फॉर ईच एंड एवरी डील फ्रॉम द काउंटर पार्टी एंड सेटल द डील ओनली इफ इट इज विद इन द एक्सपोजर लिमिट अलाउड फॉर द काउंटर पार्टी। कंफर्म करना और उसको सेटल करना अगर ये एक्सपोजर लिमिट के अंदर है तो। बैक ऑफिस रेट और प्राइस को भी वेरीफाई करती है। और ये कैसे वेरीफाई करेगी? जो भी डील स्लिप में मेंशन है रेट, और जो मार्केट का जो रेट है उससे उसको कंफर्म करती है। और ये वेरिफिकेशन कैसे होगा? ये वेरिफिकेशन होगा बाय स्कैनिंग द रीडर ब्लूमबर्ग स्क्रीन्स एंड नोटिंग डाउन द मार्केट रेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग द डे। जो भी रीडर और ब्लूमबर्ग स्क्रीन और मार्केट रेट्स है उसको नोटिंग करके वो उससे उसको वेरीफाई करती है। तो एक तरह से बैक ऑफिस का जो है वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि ये एक्सपोजर लिमिट और पोजीशन लिमिट जो कि आरबीआई की मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रहा है उसके कंप्लायंस को ये कंफर्म करती है और कंट्रोल करती है, एज वेल एज फॉर एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ट्रांजैक्शन डिटेल्स। और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव और एक्यूरेसी को मेंटेन करना भी बैक ऑफिस का काम होता है। जो तीसरा है वो है मिडिल ऑफिस। मिडिल ऑफिस का क्या काम है? मिडिल ऑफिस जो है ये मेनली रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मिड ऑफिस जो है ट्रेजरी कंप्लायंस, जो भी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज है ट्रेजरी जो है उसको कंप्लाई कर रही है कि नहीं उसको इंश्योर करती है, जैसे कि FX फॉरेन ट्रांजैक्शन रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये तीनों देखना जो है ये मिडिल ऑफिस का काम है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कंप्लायंस को मॉनिटर करने के लिए। जो भी रिस्क लिमिट प्रिस्क्राइब किए गए हैं पॉलिसीज के अंदर तो उसको कंप्लायंस करना, मॉनिटर करना, और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है डेली मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन ऑफ ट्रेजरी पोजीशन, ये सबको इंश्योर करना। जो भी ट्रेजरी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो प्राइसिंग किया गया है उसको वेरीफाई करना, ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल ऑफ ट्रेजरी जो है उसको मेंटेन करना, और लिक्विडिटी को मॉनिटर करना, और इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्लोजली मॉनिटर करना, ताकि जो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट गाइडलाइन है ये उसके साथ जो है कनेक्शन में रहे, उसमें कोई भी वेरिएशन ना हो। ये मॉनिटर करना और कॉम्प्लायंस करना ये किसका काम है? मिडिल ऑफिस का काम है। तो जो ALM गाइडलाइन में जो रिस्क मॉनिटर करना है वो मिड ऑफिस का काम होता है। कुछ बैंकों में जो ALM सपोर्ट ग्रुप है वो मिड ऑफिस का एक पार्ट होता है, या ये मिड ऑफिस के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है और उसके साथ काम करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा कि फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस जो है ये दोनों ऑफिस जो है वो किसको रिपोर्ट करेगी? ये ट्रेजरी हेड को रिपोर्ट करेगी इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो मिड ऑफिस होता है, मिड ऑफिस ये डायरेक्टली ट्रेजरी हेड
या सीनियर एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करेगी, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव जो है वो आउटसाइड ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा, जैसे कि चीफ रिस्क ऑफिसर, टू इंश्योर बेटर रिस्क कंट्रोल। तो फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस जो है वो ट्रेजरी हेड को इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करेगी, और मिड ऑफिस जो है वो चीफ रिस्क ऑफिसर को, या जो कि ट्रेजरी हेड या कोई अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको रिपोर्ट करेगी डायरेक्टली। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स में मेनली है फ्रेंड कि इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड है पोजीशन लिमिट या और स्टॉप लॉस लिमिट्स है। अब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट क्या है। तो लिमिट इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट आर प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड और कंटेन लॉसेज इन एडवर्स मार्केट कंडीशन। किसी भी मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से या आप जहां पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे एक लिमिट इम्पोज कर देना, तो ये एक मैनेजमेंट की तरफ से प्रिवेंटिव मेजर्स होता है कि अगर मार्केट में कोई एडवर्स कंडीशन अगर अराइज हो तो उसको किस तरीके से अवॉइड किया जाए, जिसमें कि अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो कितना तक लॉस हो जिसको कि आप बेयर कर सकते हैं, तो उसको एक लिमिट के में डिफाइन कर देना, ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह काम करता है। तो नॉर्मली जो ट्रेडिंग लिमिट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन कौन सा है? पहला है लिमिट ऑन डील साइज, दूसरा है लिमिट ऑन ओपन पोजीशन, और तीसरा है स्टॉप लॉस लिमिट। तो लिमिट ऑन डील साइज जो है, ये जैसे कोई एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई ट्रेड हो रहा है, तो उसमें कितना मैक्सिमम वैल्यू तक आप बाय या सेल कर सकते हैं, उसी को डील साइज में लिमिट कर देना, लिमिट ऑन डील साइज कहलाता है। ये अप्लाई होता है सिर्फ ट्रेड डील्स के ऊपर। मर्चेंट डील्स में जो है लिमिट ऑन डील साइज प्रिस्क्राइब नहीं है। फिर सेकंड जो है वो है ओपन पोजीशन। तो ओपन पोजीशन जो है किसी भी ट्रेडिंग पोजीशन को रिफर करता है जहां पर कि बाय और सेल पोजीशन जो है वो मैच नहीं करता हो। तो यहाँ पे ओपन पोजीशन में 2 लिमिट है, पहला है ओवरनाइट लिमिट, पहला है डे लिमिट और दूसरा है ओवरनाइट लिमिट। तो डे लिमिट में क्या है कि यहाँ पे इंट्रा डे पोजीशन जो है उसको डिफाइन किया गया है कि इंट्रा डे पोजीशन में कितना लिमिट तक ट्रांजैक्शन जो है ट्रेजरी कर सकती है, और जो ओवरनाइट ये है लिमिट है, ओवरनाइट में ये जो डे लाइट है उससे ये छोटा होता है फ्रेंड्स, और इसमें डीलर्स जो है वो कंटिन्यू या होल्ड कर सकते हैं उनका पोजीशन फॉर नेक्स्ट डे तक के लिए, कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन जो है वो कितना तक होल्ड कर सकते हैं फॉर ओवरनाइट, वो हम लोग ओवरनाइट लिमिट में उसको डिसाइड करती है। तो नॉर्मली जो मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन हमने देखा था फ्रेंड्स, कि किसी भी एक स्वैप डील में एक डीलर क्या करता है कि यूएसडी उसने परचेज किया स्पॉट रेट पे और उसके बाद इसको फॉरवर्ड रेट पे सेल किया, तो इन दोनों के बीच में जो रेट है, स्पॉट रेट और जो फॉरवर्ड रेट है, उसका जो दोनों का डिफरेंस होगा उसको ही हम लोग कहते हैं गैप। तो गैप जो है दैट इज रेसिडुअल टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि स्पॉट ट्रांजैक्शन और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के बीच का जो गैप हो गया उसी को हम लोग गैप बोलते हैं। तो गैप लिमिट भी एक तरह से डिसाइड किया गया है पोजीशन लिमिट के अंदर, जो कि स्पॉट ट्रेडिंग पोजीशन के साथ लिंक होता है, और जो फॉरवर्ड लिमिट होती है वो पीरियोडिकली रिवैल्यू की जाती है। ये आप ट्रेजरी जो है फ्रेंड्स वो फॉरवर्ड जो रेट होते हैं उसको पीरियोडिकली रिवैल्यू करती है। ये मंथली बेसिस में कर सकती है, बट इन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम डेली वैल्यूएशन विल बी अवेलेबल, और कंप्यूटराइज सिस्टम जो रहती है वहां पे ये डेली वैल्यूएशन जो है वो अवेलेबल होती है। और आउटस्टैंडिंग पोजीशन जो है फॉर ईच टाइम बकेट, वहां पे गैप लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो पोजीशन लिमिट और गैप लिमिट जो है वो उसकी वजह से कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो जरूरत पड़ती है, और ये आरबीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अभी नेक्स्ट जो हमारा लिमिट है वो है स्टॉप लॉस लिमिट। तो स्टॉप लॉस लिमिट जो है ये हमारे फाइनल स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग ट्रेडिंग ऑपरेशन को जो है मैनेज करता है।
जैसे कि मार्केट में अगर जो है कोई भी रेट या एक्सचेंज रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर एडवर्सली मूव कर रहा हो, तो ओपन पोजीशन में जो है वो ट्रेजरीज को लॉस में रिजल्ट हो सकता है। तो डीलर जो है टिपिकली क्या करेगा, वो मार्केट कंडीशंस में वेट करेगा कि जब मार्केट कंडीशन जो है ठीक हो तो वो अपने ओपन पोजीशन को फिर जो है क्लोज पोजीशन करेगा, ताकि उसको कुछ सर्टेन प्रॉफिट हो सके। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क जो है वो एडिशनली ऐड हो रहा है कि हो सकता है कि मार्केट जो है इन फ्यूचर उसमें कोई करेक्शन ना हो और लॉस जो है वो कंटिन्यू होता रहे। तो इसीलिए डीलर्स के लिए वहां पे एक स्टॉप लॉस लिमिट बनाया जाता है, जहां पे कि वो अपने पोजीशन को क्लोज कर सकता है, जिससे कि वो अपने हो रहे लॉस को एक लेवल तक या एक लिमिट तक जो है वो एक्सेप्ट करे, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। विच द बैंक इज इन पोजिशन टू एब्जॉर्व, जिसमें कि बैंक जो है उस पोजीशन में हो कि इतना तक अगर उसको लॉस होता है तो वो उसको एब्जॉर्व कर सकता है, और इससे अगर ज्यादा लॉस हो तो ये उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी डील में स्टॉप लॉस लिमिट जो है वो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो फ्रंट ऑफिस होती है वो पोजीशन लिमिट जो भी है उसको मॉनिटर करती है, और बैक ऑफिस जो है वो इस पे सेकंड चेक रखती है। किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिशन पोजीशन में जो है मार्क टू मार्केट जो एसेट्स होते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डेली बेसिस पे वैल्यू किया जाता है या वैल्यू करने की जरूरत होती है, जिससे कि आप पोजीशन लिमिट को प्रिस्क्राइब कर सकें। अभी नेक्स्ट जो लिमिट है वो है एक्सपोजर सीलिंग लिमिट। एक्सपोजर सीलिंग लिमिट जो है ये बैंकों को प्रोटेक्ट करता है क्रेडिट रिस्क से। क्रेडिट रिस्क किसी भी ट्रेजरी में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला है डिफॉल्ट रिस्क और दूसरा है सेटलमेंट रिस्क। तो डिफॉल्ट रिस्क जो है वो टिपिकली अराइज कब होगा, जब बैंक जो है मनी मार्केट में लेंड किया और जो बोरोइंग बैंक है वो रीपे करने में फेल हो गई। डिफॉल्ट रिस्क जो है ये रेपो ट्रांजैक्शन में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये काफी कम होती है फ्रेंड्स रेपो ट्रांजैक्शन में। और जो सेटलमेंट रिस्क है सेकंड, सेटलमेंट रिस्क में क्या होता है कि कोई भी काउंटर पार्टी जो कि किसी डील में पार्टिसिपेटेड है या किसी ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेटेड है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि वो फेल हो जाए और ट्रांजैक्शन जो है वो डिलीवर या सेटल ना करे। तो बैंक क्या करती है कि बैंक ने काउंटर पार्टीज के लिए एक्सपोजर लिमिट फिक्स करके रखा है। ये जो लिमिट है वो किस बेसिस पे फिक्स किया जाएगा फ्रेंड्स, ये जो काउंटर पार्टी है उसके नेटवर्थ, उसके मार्केट रेपुटेशन, उसका ट्रैक रिकॉर्ड और उसकी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। लिमिट जो है वो ट्रेजरी ऑपरेशन का क्या साइज है उसके ऊपर भी डिसाइड होता है, और बिजनेस जो है इस तरीके से स्प्रेड किया जाएगा सेवरल काउंटर पार्टीज के बीच में, ताकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है वो अराइज ना हो। लिमिट जो है उसका जो भी पीरियड होगा एक्सपोजर का, उसमें भी वेरिएशन के बेसिस पे जो है रिस्क डिसाइड किया जाएगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है लॉन्गर पीरियड के लिए है तो वहां पे रिस्क जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो अभी एक्सपोजर लिमिट के लिए जो सीलिंग कर रखा है वो 5% ऑफ टोटल बिजनेस इन ए ईयर, मतलब एक साल का जो टोटल बिजनेस है उसका 5% जो है वो एक्सपोजर लिमिट है, और ये इंडिविजुअल ब्रोकर्स के लिए एप्लीकेबल है। और जो भी लिमिट है, एक्सपोजर लिमिट हो, पोजीशन लिमिट हो, इनको एटलीस्ट साल में एक बार रिव्यू करना जरूरी होता है। ये बैक ऑफिस या मिड ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि ट्रेजरी जो है जो भी एक्सपोजर लिमिट जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसको वो कंप्लाई कर रही है कि ये या नहीं कर रही है, उसको देखना उस ट्रेजरी के बैक ऑफिस और मिड ऑफिस का काम है। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पहले भी देखा कि क्रेडिट रिस्क जो होता है वो रिस्क अराइज होता है कब, जब फंड जो है इन्वेस्ट किया गया हो टुगेदर विथ इंटरेस्ट फुल्ली और पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ फेल्यूर ऑफ काउंटर पार्टी टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन। अगर कोई काउंटर पार्टी है
वो फेल हो जाता है फुल्ली या पार्शियली अपने जो उसका ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल करने में, तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क अराइज होगा। और मार्केट रिस्क जो है ये ऑन या ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन पे अराइज होगा। कब अराइज होगा? एडवर्सली अफेक्टेड बाय मूवमेंट इन इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी प्राइसेस। यानी कमोडिटी प्राइस, करेंसी एक्सचेंज रेट और इक्विटी या इंटरेस्ट रेट का जो मूवमेंट है मार्केट में, उसमें अगर कोई एडवर्स मूवमेंट होता है तो इससे जो ऑन या ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन है वो अगर इफेक्टेड होती है तो उस रिस्क को हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क को हम लोग प्राइस रिस्क भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ चुका है कि किस तरह के रिस्क को हम लोग प्राइस रिस्क भी कहते हैं। तो मार्केट रिस्क को हम लोग प्राइस रिस्क भी बोलते हैं। मार्केट रिस्क के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और करेंसी रिस्क। अब हम लोग ये तीनों 1 बाय 1 करके देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या है? लिक्विडिटी रिस्क जो है ये कैश फ्लो गैप जो जनरेट होता है और जिसको ब्रिज ना किया जाए उसी को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ट्रेजरी जो है इन जनरली वो इस तरीके के जो नोन इवेंट्स होते हैं उसके लिए तो प्रिपेयर रहती है। जैसे कि अगर किसी मनी मार्केट लोन अगर उसने ले रखा है या कोई डिपॉजिट दे रखा है तो उसका जो ड्यू डेट है, तो वो अगर ड्यू डेट पे अगर वो इन्वोक होती है तब तो ट्रेजरी उसके लिए प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट्स हो जाए, अचानक से अगर कोई गारंटी इन्वोकेशन हो जाए या कोई प्री मैच्योर पेमेंट आ जाए किसी भी लार्ज डिपॉजिट के लिए, तो इससे बैंक की लिक्विडिटी जो है वो कम होगी या बैंक की लिक्विडिटी जो है वो इफेक्टेड होगी। तो ट्रेजरी जो है वो इस तरीके के अगर कोई अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए प्लान करके रखना होगा ताकि वो हो रहे इस तरह के ट्रांजेक्शन में हो रहे लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए प्रिपेयर रह सके। नेक्स्ट जो है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है अगर बैंक ने जो डिपॉजिट ले रखी है तो बैंकों के लिए लाइबिलिटी है, तो उस पर अगर इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाए और जो बैंकों का एसेट है यानी कि जो लोन्स है उसमें जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो कम हो जाए, तो इससे क्या होगा कि बैंक के बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो कम होगा या इफेक्टेड होगा। तो इसी तरह के रिस्क को हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रेजेंटली हम लोग कहते हैं वेयर एवर देयर इज अ मिसमैच बिटवीन एसेट कैश इनफ्लोज एंड लाइबिलिटी कैश आउटफ्लोज। जो भी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हो रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट, अगर उसमें कोई मिसमैच अराइज हो जाए तो उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क दोनों एक ही है। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ करेंसी को डिनोट करता है और एक्सचेंज रेट जो है वो एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ करेंसी यानी जो फॉरेन करेंसी है उसको एक्सचेंज रेट के थ्रू डिनोट किया जाता है। तो अगर इन दोनों में प्राइस मूवमेंट जो है वो उसमें डिफरेंस हो, ये डिफरेंस सप्लाई एंड डिमांड की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है या इंटरेस्ट रेट या एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से हो सकता है। तो इस तरीके से जो रिस्क अराइज होगा उसको हम लोग करेंसी रिस्क कहेंगे। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है रिस्क मेजर्स यानी VAR, वैल्यू एट रिस्क एंड ड्यूरेशन। ये फ्रेंड्स हमने जो मॉड्यूल बी में मार्केट रिस्क चैप्टर किया था, यूनिट 12 था शायद वो, तो उसमें आपको ये डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे वही चीज़ फिर से रिपीट की हुई है तो इसीलिए इसको मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं पार्ट 2 में उसको बना के अपलोड करूँगी वीडियो में। लेकिन अगर आप मार्केट रिस्क वाला यूनिट देख लेते हैं तो आपको वही सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। इसमें आपका 4 टॉपिक है, एक है वैल्यू एट रिस्क और सेकेंड है ड्यूरेशन और थर्ड है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इसके ऊपर मैंने आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स, यूनिट जो हमारा मॉड्यूल बी है उसमें। और लास्ट जो इसमें सेक्शन है वो है यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसमें कुछ नहीं है, डेरिवेटिव्स जो है ये एक फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कि हम लोग कमोडिटी या फिनेंशियल प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है मार्केट रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं और ये बैलेंस शीट रिस्क को भी मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है।
तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो स्वैप हो सकता है, फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सब हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का, तो उसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड, अगर आपको ये जो हमारा VAR और मॉडिफाइड ड्यूरेशन और ड्यूरेशन है उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो वीडियो जो है बाद में अपलोड करूँगी पार्ट B के रूप में। और अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है, और मुझे लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि मार्केट रिस्क में मैंने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके ऊपर केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड किया है। तो आप उसको एक बार देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करिए। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।